हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का सीरीज कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 2 है इसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन नंबर 41 से 50 इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इसका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर तरीक़ा से लेके आऊँ। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो व्हेन अ हीलियम एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स, तो ऑप्शन 1 क्या है? एन निगेटिव हीलियम आयन, अल्फा पार्टिकल, ए पॉजिटिव हीलियम आयन एंड ए प्रोटॉन। आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन है टू प्रोटॉन्स एंड either one of neutrons depending on the isotope are kept together by the strong force in the helium nucleus. It is made of two electrons bonded by the electronegative force to it. तो देखिए एक हीलियम एटम है, बोल रहा है इसमें आपका कोई हीलियम एटम है। हीलियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बनाएगा? ये बना देगा आपका He+ बना देगा। तो वही बोल रहा है, इट इज हीलियम एटम गेन्स पॉजिटिव चार्ज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, यहाँ जो आया है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मोर प्रोटॉन इन द हीलियम एटम्स देन द इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट है हीलियम फॉर्म्स ए पॉजिटिव आयन विथ +1 चार्ज व्हेन इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। ये तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया सॉल्यूशन। इसका एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं, इस हीलियम से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो प्रोटॉन विथ एन एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ +1, ए प्रोटॉन इज ए स्टेबल एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल। नेक्स्ट इसमें नेगेटिव हीलियम आयन, एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव हीलियम आयन का, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है लेकिन उसका आंसर होगा नहीं वो। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ है नेगेटिव हीलियम आयन, द कोलिजन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम एंड द लेड एंड मैग्नीशियम वेपर इन द एनर्जी रेंज of 20 to 40 electron volt resulted in the production of the helium negative ions। अगर इसका रिएक्शन होगा आपस में, तो ये ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम एंड लेड एंड मैग्नीशियम वेपर्स, इसका अगर कोलिजन होगा, एनर्जी गैप अगर एनर्जी रेंज 20 to 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम नेगेटिव आयन से प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है अल्फा पार्टिकल। 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द अल्फा पार्टिकल। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ज्वाइन करेंगे तो अल्फा पार्टिकल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो देखिए मैं कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस मान चलिए, कोई एक मेटल सरफेस है, इस पर अगर इजेक्ट होगा, इससे इलेक्ट्रॉन का भी इजेक्ट होगा। अगर कोई इस पर सुटेबल वेवलेंथ का, अगर कोई इस पर लाइट आएगा, लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो ये बोला द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर डी हो जाएगा, लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, नाइट्रोजन इज अ डैश एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है नाइट्रोजन? डायटोमिक, टेट्राएटोमिक, पॉलीएटोमिक, मोनोएटोमिक। तो यहाँ मोनो होगा, MO एक्स्ट्रा आ गया ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, डायटोमिक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नाइट्रोजन एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ द 2 एटम्स, इस तरीका से रहेगा नाइट्रोजन का, डायटोमिक। देयरफॉर इट एग्जिस्ट्स एज N2। नाइट्रोजन कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स, इस तरीका से एक बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के बीच में, तो इसी को बोलते हैं p। ठीक है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन देयर इज नो रिपल्सन बिटवीन द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स of the inner core as it has only 1 electrons in the inner shell। ठीक है। और नाइट्रोजन का जो डिस्कवरी हुआ था, नाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड बाय द स्कॉटिश फिजिशियन डेनियल रदरफोर्ड इन 1772। नाइट्रोजन इज द 4th मोस्ट, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये सब, 4th मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द बॉडी और 5th मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, अबाउट 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
द लार्जेस्ट यूज ऑफ नाइट्रोजन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया। लार्जेस्ट यूज जो है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है द अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल जो है कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज। इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द मास किसका बराबर होगा? अल्फा पार्टिकल का एटम ऑफ हीलियम। आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज। इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू एन एटम ऑफ द हीलियम। यहाँ पे हीलियम का स्पेलिंग गलत है, HELIUM। ठीक है। अब बीटा पार्टिकल्स कैरीज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गामा पार्टिकल जो है, गामा पार्टिकल क्या है? न्यूट्रल चार्ज होता है और नो मास, कोई मास भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? तो एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए, ए इक्वल टू एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन को हम लोग, प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर से ही, इसको Z+N भी बोलते हैं। तो Z मेरा एटॉमिक नंबर होता है, A माइनस Z को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 45 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। ये डायग्राम से बताया गया है। इस डायग्राम में आपको x रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये जो यहाँ ऊपर में रिप्रेजेंट किया है मास नंबर होता है। इसके सब्सक्रिप्ट Z जो होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी दिखा दिया, आयन को रिप्रेजेंट करता है या वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ जो दिखाते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल दिखाता है। यहाँ पे जो भी पार्ट रहता है यहाँ S से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। और प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर जैसे यहाँ पे लिखे हैं, प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग M से, टोटल 4 क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N से डिनोट करते हैं, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर L से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर S से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एटम्स रेफर्स टू द ओरिएंटेशन इन द स्पेस। तो ओरिएंटेशन को बताता है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल M और MS एंड इट्स वैल्यू लाइज फ्रॉम -L टू +L। -L टू +L इसका वैल्यू जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन ओल्ड रिटन मटेरियल विच कैन नॉट बी रीड इजीली कैन बी रीड। जो ओल्ड रिटन मटेरियल है वो तो रीड नहीं होता है, लेकिन किसके द्वारा, कौन सा रेज के द्वारा हम लोग इसको रीड कर पाएंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका इंफ्रारेड रेज। तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के लाया हूँ, देखिए। इंफ्रारेड कैन बी यूज टू रीड ओल्ड रिटन मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी इजीली डेसिफर्ड। जो इस डेसिफर मतलब इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। टू अंडरस्टैंड हाउ ओल्ड रिटन मटेरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू रीड कैन बी डेसिफर्ड। कैसे वो निकालता है, इसके लिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रेडिएशन मेंशन्ड। कौन कौन रेडिएशन है? गामा रेज, एक्सरे और इंफ्रारेड। तो आंसर तो इंफ्रारेड होगा। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच टाइप ऑफ रेडिएशन। सभी का प्रॉपर्टी समझते हैं। तो गामा रे क्या करता है? हाई एनर्जी होता है, हाई एनर्जी एंड कैन पेनिट्रेट डेंस मटेरियल मेकिंग देम यूजफुल इन द वेरियस इमेजिंग टेक्निक। उसी तरह से एक्सरे है, ये भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कैन पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू बट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द डेंसर मटेरियल। इंफ्रारेड वाइल इनविजिबल टू नेकेड आई। इंफ्रारेड जो है इनविजिबल होता है नेकेड आई से। कैन बी फेल्ट एज हीट, इसको हीट के माध्यम से इसको फेल्ट किया जा सकता है। आर यूज इन द वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग थर्मल इमेजिंग। इंफ्रारेड rays can penetrate certain materials and reveal details that are not visible to the naked eye. When the ink used is different in the thermal properties from the substance. तो ये हो गया इंफ्रारेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48 है wavelength of which following colors of the visible spectrum light are maximum absorbed by the green plants। तो विजिबल स्पेक्ट्रम विबग्योर जो होता है उसमें कौन सा वेवलेंथ होगा? कौन सा वेवलेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट आर मैक्सिमम एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट। इसके ग्रीन प्लांट के लिए कौन सा ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है? तो रेड एंड ब्लू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स मैक्सिमली एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम। Chlorophyll, the pigment in the plant responsible for the photosynthesis, absorb most light in the red and blue region, causing plants to appear green because they reflect green light. Key points इसमें है green light reflection. Plant appears green because they reflect green light. Chlorophyll absorption. Chlorophyll primarily absorbs red and blue wavelength. ठीक है, तो इसका आंसर रेड एंड ब्लू होगा, इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो हम लोग एक जानते हैं गक्सुभिम्र होता है, GAXUVIMR। तो गक्सुभिम्र, तो यहाँ सबसे पहले आगे में कॉस्मिक होता है, तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, इधर से इधर जाएंगे तो लेमडा मेरा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और E = HC बाय लेमडा होता है। तो लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घट जाएगा, एनर्जी घटेगा तो न्यू = होता है C बाय लेमडा। न्यू होता है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो बोला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो न्यू = C बाय लेमडा। C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, लेमडा अगर बढ़ रहा है तो न्यू कम हो जाएगा। तो इधर देखिए, तो लेमडा जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, जो फर्स्ट में आता है, गामा रेज, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। गक्सू GA नहीं होगा, यहाँ पे GX होगा, तो एक्सरे आता, ऑप्शन नंबर B होना चाहिए। उससे पहले कॉस्मिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मिक। सबसे पहले तो कॉस्मिक, गक्सुभिम्र से पहले कॉस्मिक होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा और सबसे कम इसका वेवलेंथ होगा, तो आंसर A नंबर हो जाएगा, 49 का A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके लिए मैं पूरा डिटेल्स लेके आया हूँ, उसको देखिए, इसका वेब फॉर्म, इसका डायग्राम लेके आया हूँ, कैसे इसका है, तो रिटर्न बता दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। E = Hν होता है, E = Hν और न्यू = C बाय लेमडा। और गक्सुभिम्र में अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, और E = HC बाय लेमडा होता है, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, और न्यू = C बाय लेमडा। लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगा, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो इसको देखिए, यहाँ पे बताया गया कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, UV, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, गक्सुभिम्र के हिसाब से ही लिखा गया है। और इधर जाएंगे तो इसका लेमडा बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, तो मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रे का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 50, इसको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फिर वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, गक्सु GXUVIMR, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ क्या, रेडियो वेव का होगा, रेडियो वेव आंसर नहीं है। तो फिर है माइक्रोवेव, इसके बाद इंफ्रारेड, तो आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रारेड आ रहा है तो इंफ्रारेड होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर में ही यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए, इधर जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा, मतलब जो इसमें सबसे ऊपर में कॉस्मिक रेज, ऊपर में सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रे का फ्रीक्वेंसी होगा, इसके गामा रेज, फिर एक्स रेज, UV रेज, विजिबल रेज, ये ऑर्डर में फॉलो होगा। तो इसको गक्सुभिम्र लिख देंगे, और जो लास्ट में होगा, जैसे रेडियो वेव लास्ट में है तो उसका फिर लेमडा ज़्यादा होता है, और लेमडा और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। सबसे पहले जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, कॉस्मिक रे, इसके गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यहाँ पे इंफ्रारेड है, इसके हिसाब से तो इंफ्रारेड आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का लेक्चर फिनिश हुआ, 10 सेट का जो क्विज था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और नए चैनल तो सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीक़ा से लेकर आऊँगा, और कंप्लीट लूसेंट केमिस्ट्री लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जो कि आपके RRB NTPC एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, BPSC एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, CGL के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।